Hello everyone, how are you? All of you are fine. I Tanu Sharma welcomes all of you on my channel Professionalist Medical Girl. So guys, our today's topic is पाइलोरिक स्टेनोसिस. आज हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में पढ़ेंगे. इधर जो ये हमारा टॉपिक है ये बेसिकली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है. इसे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी स्टडी करते हैं एज वेल एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन इंक्लूड होता है. तो जो हमारा पाइलोरिक स्टीनोसिस है ये बेसिकली हमारी स्टमक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है. इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का लास्ट पोर्शन होता है यानी कि जो पाइलोरस रीजन होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. उसकी जो पैसेज है वो हमारा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन लीड करती है हमारी पाइलोरिक स्टीनोसिस को. हेयर वी आर स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, देन clinical manifestation means sign and symptoms of disease, then pathophysiology, then the first then diagnostic evaluation, then management basically include medical management, then surgical, then nursing management, and in last we have studied about the complication of the disease. So let's start with the introduction of pyloric stenosis. First of all, what do you mean by pyloric and stenosis? Pyloric is the last portion of the stomach and the starting of the duodenum portion, and stenosis means basically narrowing of the pylorus region or narrowing of the opening of duodenum. So let's start. Pyloric stenosis or pylorostenosis is narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine known as the duodenum. वही जो मैंने बताया है कि जो हमारा लास्ट पार्ट है यानी एंडिंग है हमारे स्टमक की और जो स्टार्टिंग है हमारे डुडेनम की, उधर वाला पोर्शन यानी कि जहाँ से फूड हमारा पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, अगर वो नैरो हो जाए तो वो कंडीशन लीड करती है हमारी पाइलोरिक स्टीनोसिस को. नाउ कम ऑन द डेफिनेशन. हेयर यू कैन सी इन डायग्राम ऑल्सो that is normal stomach and normal duodenum, and that's enlarged pylorus. Pylorus means gate means some occlusion, some obstruction. So come on the definition. It is defined as narrowing. Narrowing means stenosis of the outlet of the stomach, means ending of the stomach, so that food can't pass easily from it into the duodenum. Pyloric stenosis result in feeding problems and projectile vomiting. प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज़ वो जो मतलब हमने फिज़िक्स वगैरह में स्टडी की है कि जो हमारा नेचर होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रोजेक्टाइल होता है, यानी कि एकदम नीचे से उठ के ऊपर से ऐसे थोड़ा गोल होकर बाहर आना है, इस तरह का उसका नेचर होता है वोमिटिंग का. यानी कि एक रिफ्लक्स जनरेट होता है स्टमक से हमारे इसोफेगस के थ्रू, जो हमारा अंदर फूड गया था वो वापस आता है, वोमिट आउट होता है, और उस नेचर को फूड के बाहर आने को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग. Now come on the incidences. There are a lot of incidences. Among 1000 live birth, there is 3 people who are suffered from pyloric stenosis. And in male-female ratio, males are more prone to pyloric stenosis than females. And the ratio is 4:1. ये कॉमनली होता है हमारा फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड के अंदर, जो हमारे पेरेंट्स का फर्स्ट मेल चाइल्ड होता है. मोस्ट कॉमन कोज फॉर लेपेरेटोमी बिफोर 1 ईयर. इसका एक और मोस्ट कॉमन कोज है वो है किसी इंसान की, किसी पेशेंट की हमारी 1 ईयर पहले लेपेरेटोमी हो रखी हो, या फिर एज हो हमारे नियोनेट की, इन्फेंट की 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के बीच, चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट्स हु अफेक्टेड विद पाइलोरिक स्टीनोसिस. और बेसिकली उन पेरेंट्स के बच्चों को भी होता है ये जिनके पेरेंट्स को था. इट अफेक्ट मोर कॉमनली चाइल्ड देन द अडल्ट. ये बच्चों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट. Now, etiology and risk factors. Etiology basically causes. What are the causes of pyloric stenosis? And the most common cause of pyloric stenosis is idiopathic, means unknown.
no evidence of pyloric stenosis causes. And second one is nitric oxide deficiency. अगर हमारे पाइलोरस रीजन में नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिशिएंट हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारी लेयर्स होती हैं स्टमक की, वो कॉन्टैक्ट करना अपने आप में सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या लीड होती है, ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन स्टक इनटू द पाइलोरस रीजन एंड फूड कांट पासेस इनटू द duodenum, and that condition is pyloric stenosis. Third one is nerve cell theory, ganglion cell theory also known. नर्व सेल थ्योरी बेसिकली जब हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट नहीं हो पाती, हमारे स्टमक तक प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती, देन ऑल्सो पाइलोरिक स्टेनोसिस कॉज. फोर्थ वन इज रिस्क फैक्टर विच इज जेंडर और सेक्स, मीन्स बॉयज हैव मोर चांसेस देन गर्ल्स. देन प्री मेच्योर बर्थ, अगर बेबी बर्थ से पहले ही, बर्थ टाइम से पहले ही आ जाता है दुनिया में, तो उस टाइम भी कंडीशन क्या होती है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो स्टमक होता है वो ऐसे का ऐसा सिकुड़ा रहता है. देन फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पेशेंट के परिवार में पहले से ही पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट हो तो भी उसे क्या हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस. या स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन स्मोकिंग करती है ड्यूरिंग हर प्रेग्नेंट पीरियड, देन शी सफ़र्स फ्रॉम पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड हर बेबी ऑल्सो. नेक्स्ट कॉज इज़ अर्ली एंटीबायोटिक्स यूज़. अगर हम प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स और इन्फेंट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो कंडीशन हमारी ऑल्सो लीड करेगी पाइलोरिक स्टेनोसिस को. या फिर बॉटल फीडिंग, मदर ब्रेस्ट फीडिंग ना करा के बच्चे को, अर्ली इन्फेंट को अगर बॉटल फीडिंग करा रही है तो उसकी वजह से भी उसका स्टमक क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस, सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, जिसकी वजह से उसे क्या हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस. या फिर किसी की फैमिली में हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स प्रेजेंट होने की वजह से भी उधर इन्फ्लामेशन आके, एडेमा प्रेजेंट होके, स्वेलिंग आके जो मेम्ब्रेन्स होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन लीड करता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारी ओपनिंग थी वो बिल्कुल नैरो हो जाती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस. Now, clinical manifestations of pyloric stenosis. क्या क्या हमारे क्लिनिकली अप्रूव्ड साइंस और सिम्टम्स हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के. Signs of pyloric stenosis usually appears within 3 to 5 weeks after birth. As we all know, pyloric stenosis is more common in child than adults. So, इसका बेसिकली जो फर्स्ट साइन होता है वो 3 to 5 वीक्स के बेबी के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है. इट इज़ रेयर इन बेबीज़ ओल्डर देन एज 3 months. जो 3 months पूरे कर जाते हैं बेबी, उनको कम चांसेस हैं एज कम्पेयर टू लेस देन 3 month बेबी. नाउ साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, जैसे ही हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग जो भी करा रहे हैं बच्चे को, उसके बाद वो क्या कर देगा, उस सबको वॉमिट आउट कर देगा. या फिर परसिस्टेंट हंगर, बहुत ज़्यादा उसको बार बार भूख लग रही है, वो रोएगा भूख के लिए. या फिर स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि बाउल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे पेन होएगा बहुत ज़्यादा, अनकंट्रोल्ड पेन. या फिर कंडीशन लीड होएगी डिहाइड्रेशन की, बॉडी से सारे फ्लूइड लॉस होने के चांसेस होंगे. या फिर चेंजेस इन बावल मूवमेंट्स. या फिर वेट प्रॉब्लम, हमारा जो बेबी हो सकता है वो माल नरिश हो सकता है, अंडर वेट हो सकता है. या फिर ओलिव शेप मास प्रेजेंट हो जाएगा उधर, जिसको हम बोलेंगे पाइलोरिक ट्यूमर. उस ट्यूमर की वजह से. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. पैथोफिजियोलॉजी मीन्स उस डिजीज़ की हमारी पैथोलॉजी, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस किसी डिजीज़, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से तो नहीं है. और फिजियोलॉजी मीन्स हमारी बॉडी में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस है. तो अब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे. तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हाइपरट्रोफिक
pylorus impairs emptying of gastric content into the duodenum. इधर लिखा हुआ है गैस्ट्रिक आउटलेट. आउटलेट मीन्स जो उसका एंड है. गैस्ट्रिक आउटलेट मीन्स स्टमक की जो एंडिंग यानी पाइलोरस रीजन है उधर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्लूजन हो जाएगी ड्यू टू हाइपरट्रोफिक पाइलोरस. हाइपरट्रोफिक मीन्स जो पाइलोरस हमारा साइज में इंक्रीज हो गया, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होएगा जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है और जो फूड है हमारा वो पास नहीं हो पाएगा ड्यूडेनम तक. सेकेंड स्टेप इज all ingested food and gastric secretions can only exit via vomiting which can be of a projectile nature. जितना भी हमने फूड इंजेस्ट किया है वो हमारा कैसे बाहर आएगा, कैसे एक्सक्रीट आउट होएगा, ओनली थ्रू प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. persistent vomiting results in loss of stomach acid. और बार बार अगर पेशेंट वॉमिट आउट कर रहा है तो उसे क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी लॉस ऑफ स्टमक एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसकी वजह से क्या होएगा, दैट कंडीशन लीड्स टू द क्लोराइड लॉस रिजल्ट्स इन अ लो ब्लड क्लोराइड लेवल. और HCl के साथ साथ क्या होएगा, क्लोराइड, क्योंकि HCl के अंदर हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन जो था हमारा उधर से क्या हो जाएगा, लॉस, जिसके थ्रू क्या होएगा, ब्लड में क्लोराइड लेवल डाउन चला जाएगा, विच इम्पेयर्स द किडनी एबिलिटी टू एक्सक्रीट बायोकार्बोनेट, जिसकी वजह से जो किडनी थी हमारी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी और बायोकार्बोनेट्स को वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, वो बॉडी में ही प्रेजेंट रह जाएंगे जो फिर फर्दर किसी कंडीशन को लीड करेंगे. दिस इज़ द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट प्रिवेंट्स करेक्शन ऑफ द एल्कलोसिस. और ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इतना बेसिक फैक्टर है जो हमें एल्कलोसिस की कंडीशन से बचाता है. एल्कलोसिस मीन्स ब्लड की जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाए. द वोमिटेड मटेरियल डजेंट कंटेन बाइल. जो वोमिटिंग मटेरियल होता है क्योंकि इसमें बाइल नहीं हो पाता, बाइल कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू गॉल ब्लैडर, लेकिन हमारा तो जो फूड है वो स्टमक से ही नहीं बाहर जा पा रहा, इसलिए हमारा जो फूड होता है जो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ पाता है उसमें हमारा क्या नहीं होता, बाइल नहीं होता. Because the pyloric obstruction prevents entry of duodenal content into the stomach. A secondary hypoaldosteronism develops due to the decreased blood volume. एक हमारी अदर कंडीशन लीड करती है जिसमें कि एल्डोस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है. और वो क्यों कम होता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया. ब्लड वॉल्यूम क्यों कम हुई, क्योंकि ब्लड से क्लोराइड आयन क्यों गया है, लॉस हो गया है. The high aldosterone level causes the kidney to avidly retain sodium to correct the intravascular volume depletion and excrete increased amount of. इससे क्या होएगा कि जो हाई एल्डोस्टेरोन था वो क्या कॉज करता था, वो किडनी को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता था जिसकी वजह से किडनी रिटेन करके रखती थी सोडियम आयंस को और एक्सक्रीट कर देती थी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयन को. लेकिन इधर तो हमें क्या कंडीशन लीड हो रही है, हाइपोएल्डोस्टेरोन की. तो हाइपोएल्डोस्टेरोन यानी कि एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, यानी कि सोडियम रिटेन कम हो गया है और पोटाशियम एक्सक्रीशन हमारा क्या हो गया है, वो भी कम हो गया है, जिससे हमारी कंडीशन लीड होएगी द बॉडीज कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज हाइपोवेंटिलेशन. यानी कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो जाएगी, उसे प्रॉपर सांस नहीं आ पाएगी, जिससे क्या होएगा, रिजल्टिंग इन एन एलिवेटेड आर्टीरियल PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कोई भी हमारे टिश्यूज़ नेक्रोसिस में जा सकते हैं और वो नेक्रोसिस में जाके क्या लीड कर देंगे, उधर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्लूजन, उधर के टिश्यूज़ डेड होके हमारे पाइलोरस रीजन में स्टक होके उसको क्या कर देंगे, उसकी ओपनिंग को नैरो कर देंगे, जिसकी वजह से फूड आगे पास नहीं हो पाएगा और हमारी कंडीशन आ जाएगी पाइलोरिक स्टेनोसिस की. Now come on the diagnostic evaluation, means how we can diagnose the condition of pyloric stenosis. First of all, history taking. We should talk about the patient or patient family about any previous history of pyloric stenosis in her parents or grandparents or uppers. So
we can talk about how can he come in the contact of that disease and how the diseases comes from the parents to child. देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली हमारे स्टेप्स रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, हम पूरे एरिया को उधर इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, एडेमा कुछ प्रेजेंट तो नहीं है. और अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं एरिया को तो पेन वगैरह की सेंसेशन जो है प्रेजेंट है या नहीं है. देन ऑस्कल्टेशन, हम उधर ऑस्कल्ट करके देखेंगे बाउल साउंड्स, जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो हमारी प्रॉपर है या नहीं. One another important thing is there is 5 to 30 बाउल साउंड्स इन 1 minute. दैट्स वेरी important point कि 1 minute में हमारे जो बाउल साउंड्स आते हैं नॉर्मली वो होते हैं 5 to 30 के बीच. अगर हम ऑस्कल्टेट करके देखेंगे और हमें कुछ भी इसमें इम्प्रॉपर दिखाई दिया, यानी कि अगर 5 से कम और 30 से ज़्यादा बाउल मूवमेंट्स आ रही हैं तो यानी कि हमारी उधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. देन स्टेप इज हमारा क्या आएगा, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन. देन हमारा जो रहेगा वो रहेगा परकशन, हम उस एरिया को परकशन करेंगे. और देन पाल्पेशन, यानी कि पाल्पेट करके देखेंगे कि कितने एरिया में हमारे स्वेलिंग प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ अगर हम पाल्पेट कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन हो रहा है. देन हमारा जो डायग्नोज रहेगा वो रहेगा ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट हम बेसिकली क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को चेक करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के थ्रू बहुत सारा बॉडी से फ्लूइड क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था. और फ्लूइड लॉस हो रहा था, साथ ही साथ HCl अमाउंट भी लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो रहे थे. और ब्लड टेस्ट में हम एक चीज़ और WBC काउंट ऑल्सो चेक करेंगे, क्योंकि WBC जो होती है हमारी वो इन्फेक्शन बताती है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उससे डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं. देन अल्ट्रासाउंड टू व्यू दी पाइलोरस, फिर हम गेट को यानी पाइलोरस को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या फिर एक्सरेज ऑफ योर बेबीज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जब बेबी बोर्न होता है तो उस टाइम हम उसको एक्सरे करा के देख सकते हैं कि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप है या फिर नहीं. देन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द pyloric stenosis. Medical management means through medicines or supportive measures. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेंटाइल पायलोरिक स्टेनोसिस इज टिपिकली मैनेज विद सर्जरी, क्योंकि छोटा बेबी है, ऐसे अगर मेडिसिन के थ्रू तो हम उसको ट्रीट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम विद द हेल्प ऑफ सर्जरी हम उसको ट्रीट करेंगे इन्फेंट्स के अंदर. वेरी फ्यू केसेस आर माइल्ड इनफ टू बी ट्रीटेड मेडिकली, वो कुछ पर्टिकुलर केसेस ही होते हैं इन्फेंट्स के अंदर जो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट हो जाते हैं. द डेंजर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस कम्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन. क्यों आता है डेंजर, खतरा, क्योंकि अगर बॉडी से फ्लूइड एक्स्ट्रा अमाउंट लॉस हो रहा है फ्लूइड्स का तो डिहाइड्रेशन हमारी ऑल्सो लीड कर जाएगी शॉक की कंडीशन को, और अगर बेबी शॉक में चला गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है. एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस रादर देन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इटसेल्फ, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हमारी कॉजेबल नहीं है जितना कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन हमारी डेंजर है. Therefore, the baby must be initially stabilized by correcting the dehydration. तो हमें सबसे पहले क्या ट्रीट करना है, बेबी की डिहाइड्रेशन ट्रीट करनी है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड करनी है ताकि जितना भी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है वो फुलफिल उसकी नीड्स दोबारा हो सके. And the abnormally high blood pH seen in combination with low chloride levels, क्योंकि pH हाई क्यों होगी, क्योंकि ब्लड का जो नेचर हो गया वो अल्कलाइन हो गया, क्योंकि उससे क्लोराइड आयंस का लॉस हो गया है. और अगर ब्लड हमारा अल्कलाइन नेचर में हो जाएगा तो वो कंडीशन भी हमारी क्या करेगी, डिहाइड्रेशन को लीड करेगी. दिस कैन यूजली बी अकम्प्लिश्ड इन अबाउट 24 to 48 hours. और ये कंडीशन हमें कितने टाइम में ट्रीट करनी होती है, 1 to 2 days के अंदर. IV and oral atropine may be used to treat pyloric stenosis. इधर हमारा ड्रग का नाम आ गया पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए. जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी हमारी इंट्रावेनस एट्रोपाइन और ओरल एट्रोपाइन. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस को मेडिकली मैनेज कर सकते हैं.
नाउ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्योंकि इन्फेंट्स के अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस मेडिकली इतनी ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है, इसलिए हमें सर्जरी की हेल्प से उसको ट्रीट करना होता है। तो सर्जरी के में बेसिकली हमारे रहेंगे लेप्रोस्कोपिक पाइलोरोमाइटमी। तो लेपेरोस्कोपिक पाइलोरोमाइटोमी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उस एरिया को, पाइलोरस रीजन को ओपन करते हैं और सर्जरी करते हैं मेंड दी पाइलोरस, यानी कि जो भी पाइलोरस उधर हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उसको काट के या फिर ऐसे ही विद दी हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी नैरोइंग ओपनिंग को ब्रॉड कर देते हैं। सेकेंड वन इज फ्रेड रेमस्टेड पाइलोरोमाइटोमी। इसमें क्या करते हैं, ये हमारा बेसिकली एक रैमस्टेड नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको बताया था कि उसने क्या करा था, विद द हेल्प ऑफ लेपेरोटोमी, यानी कि उस एरिया को ओपन करके उसने जो पाइलोरस रीजन था विद द हेल्प ऑफ हिज इंडेक्स फिंगर उसने उस ओपनिंग को ब्रॉड कर दिया था। तो उस सर्जरी का नाम हमारा पड़ गया था फ्रेड रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। Now the nursing management, as we all know, we are studied the medical surgical nursing. So हम जो मैनेजमेंट होती है उसमें हमें बेसिकली सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, और अगर कोई सर्जरी की नीड है तो सर्जिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट, और कुछ केसेस में हमें डाइटरी मैनेजमेंट भी देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम पेशेंट को डाइट बाउंड कर देते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर डाइट्स उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो हमें उस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर थर्मो रेगुलेशन एट ऑल टाइम, क्योंकि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस का केस है वो मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर यानी कि इन्फेंट्स और चाइल्ड्स के अंदर होते हैं। तो बेसिकली हमें थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो इजीली एडजस्टेबल नहीं हो पाता हमारी सराउंडिंग में, उसे हमें एडजस्ट करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ थर्मो रेगुलेशन। देन before transport to theater, transfer infant to incubator set at neutral thermal environment temperature। अगर हम हमारे इन्फेंट को एक वार्ड से या फिर एक थिएटर से दूसरे वार्ड में लेके जा रहे हैं तो हमें उसे इनक्यूबेटर के अंदर ही लेकर जाना है, उसे बाहर नहीं निकालना, क्योंकि वो बाहर की एयर की कांटेक्ट में आ जाएगा और उसकी वजह से उसे हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Then ensure incubator will be plugged in and pre-warm for the infant to be transferred into recovery। अगर हमारा जो इंक्यूबेटर है वो हमारा मतलब हमें अभी रिसीव करना है चाइल्ड उसके अंदर, तो वो पहले से ही प्री वॉर्म होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए, और हमारा प्लग अच्छे से वेल प्लग्ड होना चाहिए, यानी कि उसे हमें स्विच में लगा के रखना है, वार्म करके रखना है। आफ्टर रिटर्न टू द वॉर्ड एंश्योर टेम्परेचर इज स्टेबल प्रायर टू ट्रांसफरिंग टू ओपन कोर्ट। जब भी हम उसे वापस वार्ड में लेके आए तो हमें इस चीज़ का मैंडेटरी ध्यान रखना है कि जो उसका टेम्परेचर है वो ओपन कोर्ट में के सराउंडिंग जैसा ही हो बिल्कुल, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन हो। मॉनिटर टेम्परेचर आर्ली अंटिल स्टेबल, और जब तक टेम्परेचर स्टेबल नहीं हो जाता बेबी का, यानी कि उस रूम के एडजस्टेबल नहीं हो जाता, हमें आर्ली टेम्परेचर चेक करना है। देन रूटीन पोस्ट एनेस्थेटिक ऑब्जर्वेशंस, देन मॉनिटर वुंड एंड रिपोर्ट एबनॉर्मेलिटीज टू सर्जन, क्योंकि बेबी की सर्जरी हुई है, इन्फेंट है हमारा बहुत छोटा है, तो उसे रूटीन केयर की बहुत ज़्यादा नीड है। ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ऊज फ्रॉम इंसिजन साइट, और अगर उधर कोई जो हमारी इंसिजन साइट है जहाँ से उसकी सर्जरी हुई है, जहाँ हमने ओपनिंग की है, उधर कोई ब्लीडिंग हो रही है, रेडनेस है या ईचिंग है या एडेमा है, तो हमें तुरंत रिपोर्ट करना है सर्जन को, फिजिशियन को। देन मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट, दिस इज़ आवर मैंडेटरी नीड कि हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन को प्रिवेंट करके रखना है, क्योंकि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन सिम्टम क्या था, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग की वजह से मोस्टली जो फ्लूइड होता है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, इसलिए हमें डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। देन मोनिटर आईवी साइट, और जहाँ पे हमने उसे आईवी कैनुला वगैरह लगाया हुआ है वो साइट भी अच्छे से मॉनिटर करनी है, ताकि उधर फ्लैबाइटिस की कंडीशन ना लीड कर जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन ना हो जाए। देन एंश्योर एडिक्वेट पेन रिलीफ,
यूज़ पेन असेसमेंट, और पेन को भी हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पेन रेटिंग स्केल असेस करना है अच्छे से. नाउ देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. कॉम्प्लिकेशन बेसिकली लीड्स थ्रू सर्जरी, क्योंकि सर्जरी हुई है तो, या फिर फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि वुंड इन्फेक्शन. जो भी हमारा घाव है वो पाइलोरिस, उस पर कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस अटैक कर सकता है, और वो इन्फेक्शन फर्दर होल बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, which is a complication of pyloric stenosis. देन इंसीजनल हार्निया. इंसीजनल हार्निया भी हो सकता है, प्रोट्रूजन भी हो सकती है किसी ऑर्गन की. देन परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार बार बार वॉमिटिंग. देन स्टैग्नेशन गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाए स्टमक की, या फिर म्यूकोसल परफोरेशन, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक का वो परफोरेट हो जाए. या फिर शोक बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि अगर बॉडी से सारा फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, वो कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, तो शॉक की कंडीशन आ जाएगी, और बेबी की जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. सो ये थी हमारी सारा ऑल अबाउट दी पाइलोरिक स्टेनोसिस. अगर आपको इसके कंप्लीट नोट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी कंप्लीट नोट चेक कर सकते हैं. आर इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ हेल्थ प्रोफेशन फैक्ट्स 9 एंड यूट्यूब चैनल इज़ प्रोफेशनलिस्ट मेडिको गर्ल. We are also present on Telegram. Our channel or group name is AIMS Preparation Group. Thank you all of you.